welcome to the show. My name is Sahil Lodi. You're listening to मेरा FM 107.4 रिकॉर्ड हो रहा है. There you go. तुम पहले इधर तो आओ ना. आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. एक सेकंड आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ. नवीद ने दाढ़ी मूछ बिल्कुल साफ कर ली है. And this is how he is now. हाथ हिलाओ. There you go. That's it. 10 से 15 साल वापस आ गए इनके. 10 से 15 साल. या उस लड़की के लिए जिसके लिए किया, ये भी तो बता दो ना किसके लिए किया. अपनी वाइफ के लिए, राइट? सीरियसली, सिर्फ भाभी के लिए? पक्की बात है. Alright then, भाभी के लिए. भाभी, good luck to you. Anyway, alright ladies and gentlemen, once again welcome back. My name is Sahil Lodi. थोड़ा सा देर हो गई आने के अंदर. उसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन तो ये है कि आज मैं मीटिंग के अंदर स्टक था, तो मुझे निकलने में बहुत देर हो गई. So by the time I got out, it was like 10 minutes to 10. So I rushed. और उसके बाद ये वाला एरिया है, शाहीन कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है, वहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो आई हैव नो आइडिया कि वो कब तक चलेगी. नॉर्मली बड़ी बिजी शाहरा होती है, तो हमको एक डिटूर किया गया और फिर उसके बाद मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाया. तो आई हम्बली अपोलोजाइज. 10-15 मिनट में लेट हो गया. आई एम रियली सॉरी. प्लीज उनसे बोलो मुझे चाय वाय दे दें. एंड दिस इज माई सेकंड प्रोग्राम दैट वी आर रिकॉर्डिंग. एंड प्लीज अगर आपने अब तक मेरा एफएम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उनको कर दीजिएगा. एंड इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए. और साथ साथ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और साथ साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई से नई अपडेट्स जो है वो मिलती रहें. एंड दिस इज माई सेकंड रिकॉर्डिंग. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया. Yesterday, कल बेतहाशा लोगों ने मुझे फोन किया. बेतहाशा लोगों ने कहा कि it was really good. दो कि अभी तक हमने उसको अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहरहाल अपलोड हो ही जाएगा. बट आज एक बड़ी जबरदस्त बात हुई है. मी एंड माई फादर, वो जाहिर चेयरमैन है कंपनी के, तो वो जब आते हैं तो फिर वो नॉर्मली 3 से 4 घंटे गुजारते हैं वो वहाँ. तो आज जब वो आए तो आज उन्होंने बिजनेस के बारे में कोई भी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कुछ लिखा था मेरे फादर ने, और उन्होंने सिर्फ उसके बारे में बात की. और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी उनकी. इट वाज रियली नाइस. लेकिन द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वाज कि जो बातें मैंने कल की थी वही बातें मेरे फादर ने आज की, और इस तरह से की कि मतलब मुझे लगा कि हम दोनों एक ही तरह का सोचते हैं. अच्छा, now believe you me, my father has seen ages, periods, eras, times. He's gone through politics and what not. तो जब मैंने उनको देखा, आज उन्होंने बातें लिखी, तो उन्होंने 2-3 जुमले ऐसे लिखे जो कि बहुत गौर तलब थे. जैसे कि उन्होंने एक बात कही कि सियासत का एक खेल हो रहा है और उस खेल के अंदर एक आम आदमी इंतहाई परेशान है. दरियाओं में से, पानी में से लाशें निकाली जा रही हैं और यहाँ सियासत का कारोबार हो रहा है. यहाँ ये डिसाइड किया जा रहा है कि कौन बनेगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा. महंगाई इतनी है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी कुर्सी को मजबूत कर रहे हैं. Yeah, that's all true. ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सच हैं. प्रॉब्लम कब आती है? And this is, extremely strange. प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब एक साथ डिफरेंट जनरेशंस एक ही प्रॉब्लम को फेस करें और सब एक ही प्रॉब्लम की बात करें. अच्छा, जब मैंने उनका ये पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, तो ही राइट्स रियली वेल. तो मैं उसके बाद अपने ही ऑफिस के अंदर मैंने 2-4 और लोगों से पूछा और सबकी यही फीलिंग्स थी. तो अगर सबकी यही फीलिंग्स हैं तो इसका मतलब है ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है और हमारी अप्रोच इसके मामले में कॉमन हो चुकी है. दैट्स इवन मोर वरीसम, बिकॉज हम इवन दो के सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे. सो दैट्स द प्रॉब्लम. So we're going to talk about it. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. आज मैं लाइंस ओपन कर दूंगा और हम जेन्युइनली, आज मेरा आपसे जेन्युइन सवाल है और उन तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज टेल मी कि हम तब्दीली क्यों नहीं ला सके. हम नहीं ला सके, हम तब्दील नहीं हो सके, हम चीजों को बदल नहीं सके पाकिस्तान के अंदर. आई एम रियली सॉरी इफ समवन सेज कि हमने बहुत कुछ किया. प्लीज खुदा का वास्ता कोई पॉलिटिकल बकवास मत कीजिएगा. मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी भाषण की जरूरत नहीं है. आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग अबाउट एनीवन. We're talking about Pakistan. We're talking about Pakistanis. That's it. And I'm not saying they're not Pakistanis. I don't think कि ये applicable है इस जगह. मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं तो सियासतदानों की या political parties की बात नहीं कर रहा. मैं तो हम as common people उनकी बात कर रहा हूँ कि हम भी तब्दीली नहीं ला सके. वजह क्या रही? Why did it happen? Why is it कि after 75 years of our existence, 75 years, हमारे छोटे minute problems जो हैं वो भी अभी उसी जगह कायम हैं.
वो भी हल नहीं हो पाए. पानी का मसला जूं का तू, गैस का मसला जूं का तू. एक बात है, अगर दरिया में पानी छोड़ दिया जाता है, हिंदुस्तान की तरफ से आता है, तो क्या आपको नहीं पता कैसा होता है? अगर ऐसा होता है और हर साल होता है तो आपको क्या करना चाहिए? हर साल मॉनसून इसी तरह की तबाहकारियां पाकिस्तान में मचाता है. हर साल, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर, इट्स द सेम थिंग. लेकिन इसके बावजूद हम कुछ कर नहीं पाते हैं. मुझे 2010 का सैलाब भी याद है, जो तबाहकारियां थी, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद है. फिर ज़लज़ला जब आया था, मुझे वो वक्त भी याद है. आई थिंक 2005 था, उस वक्त 2005 का वक्त था. अभी तक हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके. अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है किसी भी चीज के अंदर. अगर हम पे कोई उफ्ताद पड़ती है तो हमारे इदारों के बजाय पाक आर्मी आती है या कोई और इंस्टीट्यूशन आता है और वो आके हमें बेल आउट करवाता है. सो माई क्वेश्चन इज, ये जो हमने इतने पैसे लिए हैं, इतनी चीजें की हैं, इतने इदारे बनाने में इतना खर्चा हुआ है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, डेप्यूटी डायरेक्टर्स को, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स को हम हायर करते हैं और हम बहुत सारा पैसा देते हैं. फिर हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, फिर हमारे वुज़रा होते हैं, सूबाई भी होते हैं, वफाक के भी होते हैं, फिर हमारे सेनेटर्स होते हैं. सो हाउ डज इट ऑल वर्क? ये काम चलता कैसे है? आई जस्ट वांट टू नो, ये चलता कैसे है? हाउ डज इट ऑल हैपन? और खराब क्यों होता है? ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट कॉल मी इफ यू सपोर्ट एनी सियासी पार्टी. आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज. मैं आपका बहुत दिल से कदर करता हूँ, लेकिन ये वो फोरम नहीं है. और जब मैं सियासी पार्टीज के लिए कॉल लूंगा तो मैं आपको जरूर दावत दूंगा, लेकिन प्लीज यहाँ आके मुझे किसी एक लीडर के बारे में कोई भाषण मत दीजिएगा. मैं किसी के बारे में कोई बात इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज मैं उस जगह नहीं हूँ, मैं इस बात का अहल नहीं हूँ. और मैं अगर किसी एक शख्स के बारे में बात करूंगा तो वो फिर बायसनेस हो जाती है, तो वो मैं नहीं करना चाहता. हाँ, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उम्मीदें थी, तो उम्मीदें तो बहुत सारे लोगों से रहीं और उम्मीदें खत्म भी हो गई. अब एक आम पाकिस्तानी का बयानिया बचा है जिसका सियासतदानों से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं. और आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव टू से दिस, बट ये बहुत बड़ी हकीकत है. पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लीडर्स हैं, बेशुमार सियासी पार्टीज हैं, लेकिन मैं लिटरली आपको बता सकता हूँ उनमें से कोई भी ऐसी पार्टी मुझे नजर नहीं आती जो एक आम कॉमन पाकिस्तानी के लिए काम करती है. आई एम रियली रियली सॉरी, बट दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज. आपका ओपिनियन इससे मुख्तलिफ हो सकता है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ना तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा. एंड प्लीज आप भी अगर शो में कॉल करते हैं तो प्लीज किसी एक शख्स की खूबियां मत बताइएगा, बिकॉज फिर कोई दूसरा सुन के जो आपकी पार्टी के मुखालिफ होगा वो भी कॉल करेगा एंड दिस विल बिकम अ पॉलिटिकल शो. तो प्लीज मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट दिस टू बी अ वेरी सोशल शो. हम सोशल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो 0213-870-9188. प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट, उस पे रहिएगा. और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ बदला क्यों नहीं जा सका हमारे मुल्क में. और ऐसा नहीं है कि कुछ बदला नहीं जा सका, बहुत बदलाव आया भी है. जाहिर हम जहां से शुरू हुए थे हम वहां नहीं हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तरक्की भी की है, लेकिन वो तरक्की मुझे ऐसे लगता है बहुत हद तक 70 to 80%, वो परसेंटेज शायद इधर उधर हो सकती है, वेरी हो सकती है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट थी. इतना दौर, इतना अरसा गुजर चुका है, तो इतनी तो कम से कम हमने तरक्की करनी थी. लेकिन जो हमारी पोटेंशियल थी या जो हमारी पोटेंशियल है कि हम उसके बराबर की तरक्की कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए. ये मेरी राय है, जो गलत भी हो सकती है, इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं. और वी जस्ट गोइंग टू टॉक. आइए बात करते हैं. 0213-870-9188 इज द नंबर टू कॉल. ये मेरी पहली कॉल है एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. सर जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से. कौन सर बात कर रहे हैं? सर जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से. जी जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. अल्लाह का एहसान. आप खैरियत हो जी? अल्लाह का शुक्र जुनैद भाई, बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा जुनैद भाई, मुझे ये बताइएगा, सवाल ये है कि हम पाकिस्तान में इतना तब्दीली क्यों नहीं आ सकी, बदला क्यों नहीं जा सका? हम 75 साल हमारी एग्जिस्टेंस को हो गए हैं, हमें बहुत सारी जो नॉर्मल चीजें हैं जो हमको मिलनी चाहिए वो भी हमें नहीं मिली. सो मच सो कि मेरिट से लेकर पानी तक कोई भी चीज दस्तयाब नहीं है. तो वजह क्या रही? मेरे हिसाब में सर जी, ये कानून के रखवाले जो है, जब तक कानून पे वो खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरों को वो अमल नहीं करवा सकेंगे. एक बात. दूसरी बात ये है कि जब हम खुद तब्दील होने की नियत ही ना करें तो कभी भी नहीं तब्दील हो सकते. और कुरान की आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम. अल्लाह ताला उस कौम की तकदीर को उस वक्त तक बदलते नहीं
जब तक वो कौम खुद अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश ना करे, मेहनत ना करे। सही। 2 बातें हो गई। तीसरी बात सर ये है कि हर कोई इस गंगे में सब बेर है। ये नहीं है कि कोई जो ना मालदार है या गरीब है, जितना जिसको मौका मिलता है हर कोई लौटने की कोशिश करता है। कानून पे कोई भी अमल नहीं करता, कोई भी अमल नहीं करता। अभी गरीब है, गरीब का ये तो कल बात मैं आप प्रोग्राम सुन रहा था, मतलब सबसे ज्यादा जो गुर्बत को समझने वाले लोग हैं वो, और इतबार साहब कह रहे थे सियासतदान है। मतलब कहने को तो बहुत है कि गरीब 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 गरीब, लेकिन उसी गरीब को वही लूटते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा सर इसमें ये है कि ये जो मिसाल के तौर पर में गरीब है जिसका टेला है, टेले वाले को देखो, वो तो ऊपर उसको कुर्सी में ली नहीं है तो और क्या जुल्म करेगा। वही जुल्म उसके जो हाथ में है कि उसने 100 रुपए की चीज ले ली, वो 200 रुपए में बेचेगा। और अच्छा ये थोड़ा ना ये यू नो डबल एजेड सॉर्ड है ये। थोड़ी सी जरा इसकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमको लगती है। देखें वो जुल्म जरूर कर रहा है, लेकिन वो जुल्म क्यों कर रहा है इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब उसको चारों तरफ नजर आता है कि एक महंगाई का तूफान है, एक ऐसी चीजें हैं जो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं, वो अपने बिल्स नहीं पे कर पाता, तो जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहा है, लेकिन उसको आप इंटाइस भी तो कर रहे हैं ना, उसको आप फूड फॉर थॉट भी तो दे रहे हैं कि तुम अगर ये करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। तो ये वो बिहेवियर है जो वो सीख रहा है माशरे से। और ये कहां से आता है? ये ऊपर की तरफ से आता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, ये ऊपर से आता है कि जब ऊपर अगर ठीक रहेंगे, ऊपर से देखिए आपका लीडर जो है ना, अगर वो आपको ऐसा मिल जाए, देखिए कौम जो होती है वो लीडर बनाती है और लीडर अक्सर कौमें भी बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज, इट वर्क्स यू नो इन बोथ वेज। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 75 सालों के अंदर मेरा सवाल यह कि तब्दीली क्यों नहीं ला सके, उसका आपने एक जवाब बहुत अच्छा दिया है। आपने कहा जी कानून की पासदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। कानून की वाकई पासदारी नहीं है। अच्छा कानून की पासदारी कब होती है? जब आपको ये डर हो, आपको एहतसाब का डर हो। अच्छा हमारे यहाँ एहतसाब का डर किसको है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे यहाँ एहतसाब किसका होता है? आपका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, कुछ और लोगों का हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग एहतसाब से मुबर्रा होते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग जो, मैं क्या कहूँ आपको, बंद हो जाएगा, शो ही बंद हो जाएगा, मैं इसीलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लेकिन देखिए हमारे यहाँ एहतसाब सिर्फ उसका होता है जिसका एहतसाब किया जा सकता है, जिसका एहतसाब नहीं किया जा सकता उसका एहतसाब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे किस्म के नजरिए हैं, बहुत सारे किस्म के ओपिनियंस हैं, बहुत सारे किस्म के माजरत के साथ कवानीन भी हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाता है कि तुम जो करो मर्जी, तुमको कोई पूछने वाला नहीं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ अगर आप कोई लोन ले लें किसी बैंक से, 5-10 लाख रुपए का लोन ले लें और खुदा ना करे आप उसके डिफॉल्टर हो जाएं, तो आपकी जान अब उन्होंने खैर घर पे आना छोड़ दिया है बिकॉज आई थिंक लॉ वगैरह पास हुआ था कि आप नहीं आ सकते घरों के अंदर, लेकिन आपका क्रेडिट बर्बाद हो जाता है, आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है, आपको बहुत कुछ कहा जाता है, आपकी मजबूरियों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, एंड आप पे जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो इतना चढ़ा दिया जाता है कि आपने अगर 5 लाख रुपए लिए तो वो 30 लाख रुपए आप अदा करते हैं। मुझे मालूम नहीं, बट जिसमें आपको बता रहा हूँ कि बेतहाशा आपको पैसा अदा करना पड़ता है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ मुल्क में बेशतर ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जिन्होंने अपने नाम पे कर्जा लिया, अपनी बेगम के नाम पे कर्जा लिया, अपनी बहू के नाम पे कर्जा, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना, और अरबों और खरबों खा गए और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। कोई भी जमीन उठा के किसी के नाम कर लो, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं लैंड माफिया की बात कर रहा हूँ। उठा के बस्तियां बना दो, उसके बाद उनपे बड़ी बड़ी बस जो रेजिडेंशियल क्या नाम है स्कीम्स हैं वो लॉन्च कर दो और इसके बाद वहीं लाके लोग बिठा दो। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हमारे यहाँ जमीनें होती हैं जिसे ना क्लास की जमीन कहा जाता है, मोरूसी जमीनें कहा जाता है, वहां पर कैसे भी पेपर्स बनवा लो और पेपर्स बनवाने के बाद उसको खरबों रुपए के अंदर बेचते फिरो। दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस ऑल अराउंड। ये कराची से लेकर पेशावर तक यही हाल है। कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं करते? मैं आपको एक सच बात बताऊं, किसी भी मुल्क में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन हम जैसे और बहुत सारे मुमालिक अक्सर औकात बेतहाशा आगे निकल जाते हैं इन चीजों में, बेतहाशा आगे निकल जाते हैं। स्कूल्स का हाल देख लीजिए किस जगह है कि आपको अच्छे स्कूल्स मिलते हैं, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूं, क्या मिलते हैं? नहीं। ये एनजीओ की जिम्मेदारी है कि वो आपके घरों में, आपके मोहल्लों के अंदर स्कूल्स भी बनाए, आपके शहरों में स्कूल्स भी बनाए, आपको पढ़ाई भी। अच्छा हॉस्पिटल्स पे आ जाएं,
गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आपको अच्छे गवर्नमेंट के अस्पताल मिलते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता. चंद एक के अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता. 75 सालों में हमारे हेल्थ केयर का सिस्टम बर्बाद होकर रह गया, कभी बल्कि आबाद था ही नहीं और तकलीफदेह हो गया. ये जिम्मेदारी किसकी आई? एनजीओ की आगे जिम्मेदारी. ठीक है. अच्छा, अमेरिका के अंदर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो एक सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम होता है जहां आपको इतने पैसे मिल जाते हैं कि आपकी माहाना गुजर बसर हो जाती है. फिर वहां एक और सिस्टम है, याद रखिएगा, अमेरिका एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, वेलफेयर का मुल्क नहीं है. फिर वहां एक और सिस्टम है जहां जो मुस्तहिक होते हैं उन्हें फूड स्टैम्प्स दी जाती हैं ताकि वो चोरियां ना कर सकें, ताकि वो और मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका में क्राइम नहीं है, बेतहाशा क्राइम है, उसके रीजंस और हैं, बल्कि कुछ जगह तो पाकिस्तान से ज्यादा क्राइम है. लेकिन कहने की बात क्या है, उनकी गवर्नमेंट टेक केयर करने की कोशिश करती है. हमारे यहाँ ऐसी ऐसी स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं जिसमें आपको 1,000-2,000 रुपए मिलता है. इमेजिन दिस. महंगाई आपने 400 गुना ज्यादा कर दी और आपने खानदान की किफालत के लिए 2,000 रुपए दिए. आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, इट इज जस्ट समथिंग दैट्स देयर. कोविड, व्हेन कोविड, यू नो, जब इट वाज हॉरिबल फॉर अस. नो, कोविड के दौर में मुझे याद है, कोविड के दौर के अंदर सब कुछ बंद था, लोग बिलबिला के रह गए थे, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, नौकरियां चली गई, कंपनीज बंद हो गई. आपको पता है कोविड के दौरान 10,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ सिंध में बंद हुए थे, वो कभी दोबारा नहीं खुलने के लिए. कहां हम क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि वो खुलते मतलब या हम कोविड की उसूलों की पाबंदी नहीं करते, ऐसा मैं नहीं कह रहा. लेकिन जब आपको पता है कि दुनिया के अंदर कोविड आ रहा है तो आपको थोड़ी सी कंटिजेंसी प्लान्स पे जाना चाहिए. हम हर चीज को एडहॉक बेसिस पे जीते हैं, अपनी जिंदगी हम एडहॉक बेसिस पे जी रहे होते हैं. बारिश होगी तो सोचेंगे क्या होगा, ज़ल्ज़ला आएगा तो सोचेंगे कि क्या होगा, जब रिसेशन हिट करेगा तो सोचेंगे कि क्या होगा, जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो फिर बैठ के सोचेंगे कि क्या होगा. वी आर ऑलवेज पुटिंग आउट फायर्स. हम हमेशा जलती हुई आग को बुझाने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसके कि आग जलने से पहले वहां पर ऐसी चीज रख दे कि जहां से आग ना जले. प्रॉब्लम अगर क्रिएट होने से पहले समझ लिया जाए और उसकी रेमेडी कर दी जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता. लेकिन यहां अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले समझ लिया जाएगा तो फिर आप मुझे बताइए होगा क्या? होगा ये कि आपको एक्चुअली काम करना पड़ेगा, होगा ये कि आपको एक्चुअली सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, आपको एक विजन देना पड़ेगा. वो किधर है, किसके पास है? विजन नियतों से आता है. इट डजंट मैटर कि आप स्मार्ट हैं या नहीं है. दुनिया की बड़ी बड़ी कौमों जिन्होंने तरक्की की है ना, उसमें हमसे कहीं लेस स्मार्ट लोग मौजूद थे. ऐसे लोग नहीं थे जिनको एक्सेप्शनल कहा जाए, लेकिन उनकी एफर्ट बहुत एक्सेप्शनल थी, उनकी नीयत बहुत एक्सेप्शनल थी. उन्होंने अपनी नेशन को बना दिया. यू नो व्हाई? बिकॉज़ दे वांटेड टू. यू नो व्हाई वो नेशन बनी? बिकॉज़ उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर हम देखें, मौज है दरिया में, और वो है ना, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है. अगर हम हिस्सा ही नहीं बनेंगे, हमारे यहां अक्सर लोग सिस्टम में शामिल नहीं होते, और जो सिस्टम में शामिल होते हैं वो अक्सर उसका हिस्सा बन जाते हैं, और जो सिस्टम में शामिल नहीं होते वो सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं. रॉन्ग अप्रोचेस, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग अप्रोचेस. अगर आप सिस्टम में हैं तो सिस्टम समझें एंड देन इसको चेंज करने की कोशिश करें. सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को अगर आप तब्दील करेंगे तो सिस्टम कभी तब्दील नहीं होता, कभी भी नहीं होता. Nonetheless, let's take a phone call. Let's see who this is online. 0213-870-9188. Assalamu alaikum ji, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम. अदा भूरा फकीर कराची लाइन एरिया से, पाकिस्तान, पाक आर्मी, पाक रेंजर्स, पाक एयरफोर्स, पाक नेवी, पाक मिलिट्री, पाक पुलिस, पाक ट्रैफिक पुलिस, एफएम वाले सारे जिंदाबाद. अदा जिंदाबाद 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 सर, जिंदाबाद सर. जितने हमारे बहन भाई अस्पतालों में हैं उनको रब्बिल आलमीन शफा दे, जितने हमारे जेलों में उनको रब्बिल आलमीन आजादी फरमाए, जितने हमारे बहन भाई जो इस सैलाब में डूब गए बेचारे उनके लिए गैब से रब्बिल आलमीन मदद फरमाए. आमीन आमीन. आपको खुश करे, आबाद करे. भाई सही बात, आपकी आज बातें बिल्कुल सही वजह है, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो. जो भी आपकी बातें हैं ना, आपको हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हो अपनी जगह पे. आपको रब खुश करे, आबाद करे. सैसंदा होने चाहिए. सब बोले ना भाई 2,000 दे रहे हैं, महंगाई को जो है ना थोड़ा कम करें. वो कैसे कम करें, आप बताएं कैसे कम करेंगे महंगाई को?
महंगाई को तो वो शासनदार कम करेंगे। देखो इतने मालदार हैं, उनको अल्लाह ने कितना दिया हुआ है, उतनी बिल्डिंग बना के बैठे हुए, वो तो दिया हुआ है, मान लिया वो तो दिया हुआ है, लेकिन वो कहाँ सोचते हैं आपका सोचते हैं क्या? वो नहीं सोचते हैं, लेकिन हम भी उनका सोचें। देखो उसको लीडर बना रहे हैं, उनको हम वोट दे रहे हैं, उनको भी चाहिए ना आवाम का ख्याल करें। भाई आवाम की कितनी महंगाई में आप उसको डाल रहे हो, तो कितने महंगाई, आटा कितने का है, घी कितने का है, नमक कितने का है, गरीब का ख्याल होना चाहिए उनको। हमारे लीडर हम उनको चुनते हैं तो वो तो उनको जाहिर बात है, तो उनको भाई आप आवाम चुनता है लीडर को, वो आवाम की भी बात माने ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया भूरे भाई। आई एम सॉरी, शायद आप बात कर रहे थे, मेरा हाथ लग गया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन भूरे भाई आपने बात बिल्कुल सही की है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, अगर आपने नेल्सन मंडेला को पढ़ा हो तो बड़ी कमाल उनकी शख्सियत थी, कमाल उन्होंने आज़ादी की मुहिम लड़ी, आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी, और जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने आते ही माफ़ी का ऐलान किया। अच्छा, इस माफ़ी ने पूरे साउथ अफ्रीका को यूनाइट कर दिया। ये जो यूनिफिकेशन थी ना, ये बहुत ज़रूरी थी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हीलिंग होती है इससे। अच्छा, उसके बाद और बहुत सारे लोग आए साउथ अफ्रीका में जिन्होंने करप्शंस भी की हैं और बहुत सारी चीजें की हैं, और साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर से भी गुजरा है, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम नेल्सन मंडेला, यू कैन नॉट। उनको मदीबा कहते थे वो, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट मैन, एन अमेजिंग मैन, अ ब्यूटीफुल सोल, अ ट्रू लीडर हु स्टूड देयर टॉल एंड कॉन्फिडेंट, नोइंग कि उसकी नेशन को जरूरत क्या है। सबसे पहले उन्होंने अपनी तरफ से माफी का ऐलान किया, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। फतेह मक्का आप सबको याद है, सबने पढ़ा है। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने क्या फरमाया था? आज से आम माफी है, सबको माफ कर दिया था। इमेजिन, ये होती है यूनिफिकेशन, इसको कहते हैं इकट्ठा करना। सो मच सो यहां तक कहा था, वो जो अबू सुफियान के घर पनाह ले उसकी भी माफी है, उसकी भी माफ। इमेजिन दिस, वो कौन सा जुल्म था जो नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं किया गया। लेकिन क्या कभी आपने पलट के किसी से कोई बदला लेना चाहा? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अरब जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वहां एक ऐसा माशरा कायम हुआ जहां सब के सब एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। जाहिर है उसके बाद और बहुत सारी चीजें हुई, बेशुमार जंगें भी हुई, और बहुत तकलीफ से भी बहुत सारे माशरे जो होते हैं वो गुजरते हैं, और वो गुजरे। लेकिन आप सोच के देखिए, ये मैंने आपको वो प्रैक्टिकल मिसाल बताई है जो दूसरी दुनिया ने फॉलो की है, ली है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। यू गो ऑल रिमेंबर राइट, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड राजा पोरस, यू रिमेंबर दैट ना? उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूं? उसने कहा वही जो एक बादशाह के साथ करता है। रिमेंबर दैट? हाँ, दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप 100 दुनिया की बेहतरीन स्पीचेस लें तो उसमें से एक स्पीच है जो मार्क एंथनी की है, जो सीजर के मरने पे, जूलियस सीजर के मरने पे उसने कही थी। वो स्पीच को जाके जरा पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यू नो, इट इज नॉट अबाउट हु वी आर, इट इज ऑलवेज अबाउट हु वी बिकम। इट इज नेवर अबाउट कि हम डेस्टिनी पे पहुंच गए, इट इज ऑलवेज अबाउट हम इस डेस्टिनी पे पहुंचे कैसे हैं। If success is tainted, then you shall never achieve it. आपकी सक्सेस जो है वो टेंटेड नहीं हो सकती, उसमें धब्बे नहीं हो सकते, वो साफ शफाफ होनी चाहिए। किस बात का डर है हमको? इस बात का डर है कि अमेरिका नाराज हो जाएगा, इस बात का डर है कि रशिया नाराज हो जाएगा, इस बात का डर है कि यूके नाराज हो जाएगा। हमको डर किसी बात का नहीं है, हमको किसी बात का डर नहीं है। हमें कंसर्न है कि अगर ये नाराज हो गए तो हमें जो पैसा मिलना है वो कहां से मिलेगा। तो ये जो नौबत है ये आई क्यों है, किस लिए आई है ये नौबत? हियर्स माय क्वेश्चन, क्या हम यहां से सफर कर सकते हैं? यस वी कैन। अगर हम इस वक्त ये सोच लें, आज ये सोच लें, आज खड़े हो जाएं
and we decide to do this once and for all, and all of us together as a nation, as people of Pakistan, and seriously we decide deep in our hearts, knowing कि हम में वो सब कुछ है जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन पोटेंशियल रखने वाली कौम में हो सकता है. We could be leaders. We could be the ones जिससे लोग ये कहें कि वाकई ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है और ये दुनिया के अंदर लीड करने के लिए आए. सिर्फ हमारा अपना तो भला इन्होंने किया ही किया है, इन्होंने दुनिया का भला किया. लेकिन उसके लिए हमें एक साथ एक दूसरे को सबसे पहले बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी. टैलेंट को परखना पड़ेगा, टैलेंट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा और मेरिट को लाना पड़ेगा और दिल पे पत्थर रख के ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो हमने इससे पहले नहीं किए. But that only could happen if we believe that we want to change Pakistan. Then only it shall happen. Alright जी, once again welcome back. और मुझे बार बार यही कहा जा रहा है कि मैं कैमरे में देख के बात करूं. अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि रेडियो मुझे क्यों पसंद है सबसे ज्यादा. अरे ऐसा नहीं कि मुझे टेलीविजन पसंद नहीं है, मुझे टेलीविजन पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एंजॉय जो करता हूँ वो रेडियो को करता हूँ. और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि रेडियो को हम लाइव देख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं. रेडियो को मैं क्यों एंजॉय करता हूँ कि रेडियो पे आपको ना तो किसी मेकअप की जरूरत है ना आपको, मैं तो हमेशा इसी, और मैंने आपको बताया आप अक्सर मुझे देखेंगे इसी शलवार कमीज में. एक कॉलर वाली भी है मेरे पास ऐसी है ना, दो हैं, दो ये हैं, दो कॉलर वाली शलवार कमीजें हैं. तो इस तरह से आप मुझे अक्सर देखेंगे इसी उसके अंदर, बिकॉज सारा दिन इतना काम में मसरूफ रहता हूँ मैं कि मुझे रियली टाइम बहुत कम मिलता है कि मैं लिबास वगैरह पे तवज्जो दूं. प्लस यू नो इट्स वेरी सिंपल. I think this is very comfortable to me, very very comfortable to me. तो I like that. तो मैं रेडियो को क्यों पसंद करता हूँ? रेडियो को मैं इसलिए पसंद करता हूँ because रेडियो gives that opportunity to me to connect to you without worrying about कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ. पहली मर्तबा मुझे ये भी जैसा भी लग रहा हूँ बर्दाश्त कर लेना, खुदा का वास्ता. अगर मैं इधर भी देख के बात करूँ तो प्लीज उसको भी बर्दाश्त कर लीजिएगा. मैं कोशिश करूंगा कि मैं कैमरे के अंदर देखूं, बट देन देयर आर टाइम्स व्हेन आई फॉरगेट कि मैं एक्चुअली कैमरे के अंदर देख रहा हूँ, और तो उसको प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा. आई एम रियली रियली सॉरी. एंड अगर मैं कोई भी ऐसी बात करूं जो आपको अच्छी नहीं लगे या आप उससे एग्री नहीं करें, उसके लिए मेरी पेश की माजरत कबूल कीजिएगा. यू नो बिकॉज आई एम अनदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक यू, यू नो. और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपकी लाइक्स हैं वैसे मेरी लाइक्स हैं, जैसे आपकी डिसलाइक्स हैं वैसे मेरी डिसलाइक्स हैं, मेरे अपने ओपिनियंस हैं, आपके अपने ओपिनियंस हैं. मैं जिंदगी के अंदर कभी भी अपने ओपिनियंस को किसी पे थोपना नहीं चाहता, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप फ्री हैं टू थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक. अगर आप मुझसे एग्री करते हैं गुड, अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो भी बहुत अच्छा है. अगर आप मुझ पर तनकीद करते हैं तो भी आई रिस्पेक्ट यू, और अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और ये समझते हैं कि कहीं उनमें कोई सच्चाई है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं या एक्नॉलेज करते हैं कम से कम, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सो वेरी मच. मुझे कभी भी इस बात का वो नहीं रहा है कि यू नो मेरा अंजाम क्या होना. मेरा अंजाम वही होना जो मेरे रब ने लिखा है, तो वहाँ आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट एनीथिंग. मुझे इतना पता है कि एट द एंड ऑफ द डे माय स्टोरी इज गोइंग टू फिनिश. और दुनिया में जो शख्स भी आया है उसकी एक स्टोरी होती है, वो अपने साथ एक कहानी लाता है और एक सर्टेन पीरियड के लिए आता है, और इसके बाद वंस दैट स्टोरी इज डन, दैट पीरियड इज फिनिश्ड, you know, the person goes away, and so shall you know it shall happen to me as well. And I think when the time comes when I have to pack my bags and leave, and you know kind of take off my gloves and say goodbye to you or to the world, I know एक चीज मेरे जहन में हमेशा रहेगी कि कहीं मुझसे कोई चीज रह तो नहीं गई है, और अगर कोई चीज रह गई होगी तो फिर उसका हिसाब देना पड़ता है. अच्छा, मैं आपको इसकी एनालॉजी बता देता हूँ, बड़ी सिंपल है. मेरी एक थ्योरी है. आई एम एक्चुअली राइटिंग अ बुक कॉल्ड द रेंटेड लाइफ, किराए की जिंदगी. ये अंग्रेजी में लिख रहा हूँ मैं, और शायद ये एक ही मेरी जिंदगी की तसनीफ होगी जो आपको मिल जाएगी. बट इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये किताब वहाँ से शुरू होगी जहाँ से इख्तिताम होता है, एंड इसके बाद इट विल गो बैकवर्ड्स. उसमें मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. उसमें एक चैप्टर ऐसा है जो शायद उन लोगों को बहुत नागवार गुजरेगा जो इस बुक को पढ़ेंगे, और कोई ब्लेम गेम नहीं है इसमें, कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन आईना है, और आईना अगर मैं देखूं शायद तब भी बुरा लगता है, दूसरे लोग देखें तब भी बुरा लगता है. बट आई गेस जब आप यू नो सच से काम लेते हैं तो अपने बारे में भी आपको सच सुनना चाहिए, और जब आप सच बोलने लगते हैं तो फिर
उसमें आपको आज़ादी होती है कि आप जितना सच बोल सकें उतना बोल लें. लेकिन हमारे यहाँ सच की एक बड़ी अजीब सी एक टिपिकल सी एक टोन होती है माजरत के साथ. और वो टोन क्या होती है? वो टोन ये होती है कि सच मिकदार देख के बोला जाता है. जितनी हजम हो जाती है उतना बोला जाता है. सॉरी, मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ. आई हैव गॉट अ मास्टर्स इन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो ह्यूमन साइंसेस के अंदर सच के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और हमारे यहाँ जो वेरिएंट पाया जाता है उसमें मिकदार देख के सच बोला जाता है. एनीवे, we'll talk about that later. फिर बात करेंगे. Let's take a phone call. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर once again 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. सर बदर भाई कैसे हैं? सर आप बताएं कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बदर भाई. हालात कैसे हैं? ये बताइए. हालात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत आसान अल्लाह का शुक्र है. मुल्क के हालात से क्या बात करें साहिब. मैं तो आपके टॉपिक सुनना था माजरत के साथ. एक दो दिन से जो है मैं पिछले सुन नहीं पा रहा था. कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको. बड़ा आसान टॉपिक है और आप तो उस पर बहुत अच्छा वैसे ही बोलते हैं. मुझे ये बताइए कि अब तक हमारे मुल्क में, अच्छा हम किसी पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिनहसुल कौम अपने रवैयों की बात करें. हमारे मुल्क में जो चीजें तब्दील नहीं होती उनकी वजूहात क्या होती हैं? कहाँ पर हम कसूरवार होते हैं? हम कसूरवार यहाँ पर होते हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को देखते हैं. जहाँ पे हमें आसानी लगती है हमारे लिए वो चीज करनी होती है. जहाँ पे हमारी चीज आसान नहीं होती है हम वो चीज नहीं करते. तो आपको लगता है आपको लगता है हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं? डेफिनेटली. ओके. इवन आप बुरा लोगों को लगे, शायद मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगे, मुझे माफ कर दीजिएगा. अगर हमें अपने मजहब के माने में भी जो आसानियां होती है हम वो अपनाते, जो नहीं होती है हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उससे ना छुपने की कोशिश करते हैं. एज अ माशरे के अंदर भी हमें जो आसानियां होती हैं, जो हम कर सकते हैं, जो काम छोटे हमारे लिए स्पेसिफिकली जो हम खुद कर सकते हैं साहिर भाई, वो भी नहीं करते. वो उससे भी हम मुंह छुपा देते. हम बाहर कचरा फेंकना नहीं छोड़ते, हम रोटी गिरना नहीं छोड़ते, हम एक दूसरे की. अच्छा एक बात बताइए बदर भाई, एक बात बताइए. बारिशें जब आती हैं तो हम हमेशा उनसे बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, ऐसा है ना हर साल? सर तो हमने आज तक इसके लिए कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, बिल्कुल मान लिया, लेकिन क्या गवर्नमेंट को हम लोगों ने पुश भी किया है? सिवाय इसके कि हम लोग वीडियोस बना लेते हैं और वो बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए, ताकि पता तो चले जिस आदमी की जो कैपेसिटी है उसमें करना तो चाहिए. लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तो क्या ये जिम्मेदारी हुकूमत की अगर है तो क्या हुकूमत को हम पुश नहीं कर सकते किसी तौर पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर. जिन कौमों ने तरक्की करी है वो कौमों ने इंडिविजुअल तौर पे अपनी जिम्मेदारी लेकर तरक्की करी है. किसी के ऊपर अपना एक्सरसाइज करके नहीं करी है. कि देखिए पैगम्बर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हमारे आखिरी थे. उसके बाद उन्होंने बोला कि पैगम्बर नहीं आएंगे, तो क्या मतलब था कि दीन नहीं फैलना था, स्टक हो जाना था वहां पे, तबलीग आगे नहीं बढ़नी थी. हम इंडिविजुअली चीजों को नहीं सही करना चाहते हैं. हम हमेशा उन लोगों के पीछे भागते हैं जहाँ पे जिसको बोलते हैं ना भेड़ चाल. लोग जहाँ पे गिरोह की तौर पे जमा हो जाएंगे ना, हम लोग सब वहां पे जमा हो जाएंगे. हम ये नहीं देखेंगे rather it is right और wrong. मेरे घर के सामने अगर एक छोटा सा गड्ढा होगा ना, तो मैं ये सोचता रहूंगा कि यार गवर्नमेंट सही करेगी. ये नहीं करूंगा कि उसके अंदर पत्थर ला के उसमें मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दूं. नहीं, मैं वेट करूंगा अपने सामने वाले का, अपने पड़ोस वाले का, कि वो करेगा तो मैं करूंगा. ऐसा नहीं है साहिर भाई, ऐसा नहीं हो सकता. हमें इंडिविजुअली खुद मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज में. और आपको मैं एक चीज बताऊं, आप बोले ना 75 years we are through in Pakistan. हमारा शुरू जिन्होंने मुल्क बनाया उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी रूहें ना काफी होंगी कि क्या हमने इसलिए मुल्क बनाया था कि हमारी कौम आगे जाके ये करे. उनके जमाने से लेके थोड़े अरसे तक तो मुल्क हमारा तरक्कियों में था. वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद हमने क्या करा? हम सिर्फ अय्याशियों में घिरे रहे. हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहे कि हम इस मुल्क से किस तरह खा सकते हैं, बस.
चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया बदर भाई. आई थिंक 1 मिनट के लिए मुझे ऑफलाइन ले सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए. और बदर भाई ऑफलाइन में ले नहीं पाऊंगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मेरे पास फोन नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बिल्कुल मैं ले नहीं पाऊंगा. अच्छा, what I'm saying, I'm on the way. Okay. Towards you. Oh, तो कहाँ या कम बिल्कुल, प्लीज आ जाइए. या इधर ये जो है आपने ये कौन सा है हमारा टेक्नो सिटी में आ जाइए एंड देन यू कैन कम अप. हम 5th फ्लोर पे हैं, लेकिन वो ऊपर आते तक आपको तकरीबन 9th फ्लोर आने पड़ेंगे, बिकॉज वो बेसमेंट भी है, बेसमेंट के ऊपर 1st फ्लोर है, फिर उसके बाद उसके बीच में फ्लोर है एंड ऑल दैट. आइए. ऑलराइट, बदर इज गोइंग टू बी हियर वेरी वेरी सून. बात वही है जो मैंने पहले आपसे कही कि देखें, हम तब्दीली ला सकते हैं अगर हम उसको लाना चाहें तो. क्या हम तरक्की करना चाहते हैं? आई एम वेरी श्योर कि हम तरक्की करना चाहते हैं. अच्छा, अगर हम तरक्की नहीं करना चाहते तो इमेजिन दिस, वो तमाम लोग जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन होके बाहर चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं ना. हमको सच बोलना पड़ेगा, बेहतर जिंदगी की तलाश में जाते हैं ना. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. फर्ज करें कि कल मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1000 अमेरिका के वीजे हैं, क्या होगा? मैं आपको भी बता दूं, यहाँ जाम हो जाएंगी लाइनें, ठीक है. देखिए, न तो आपका अमेरिका दुश्मन है, ना आपका कोई और मुल्क दुश्मन है. हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं और अपने सबसे बड़े दोस्त खुद हैं. जब तक हम लोगों को अलाउ करते रहेंगे ना कि वो हमें बताएं कि हम कौन हैं, तब तक जो उनकी डेफिनेशन होगी, जो उनकी समझ में आएगा, हम वैसे पहचाने जाएंगे. लेकिन जिस रोज हमने बताना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं, उस रोज जो हमारी डेफिनेशन होगी वो पूरी दुनिया समझेगी. ना यू हैव टू डिसाइड हु वी आर. हम कौन है ये आपको डिसाइड करना है. आप डिसाइड कीजिए. हम वो हैं जिनके बारे में दुनिया बताती है कि ये लोग हैं, या हमें दुनिया को बताना है कि हम कौन हैं. लेकिन याद रखिएगा, अगर हम दुनिया को बताने जाएंगे तो सबसे पहले अपने अमल के जरिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हम क्या हैं. हमको अपने आइडियाज को क्लियर रखना पड़ेगा, अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा, अपने बिलीव्स पे स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा. और याद रखिए, ये कुर्बानी के जरिए आता है. Unless and until we are ready to sacrifice. देखिए, जब हम तरक्की करना चाहते हैं तो याद रखिए आपको कुर्बानी से काम लेना पड़ता है. फर्ज करें, मैं इंडिविजुअल बात करता हूं, फर्ज करें आप तरक्की करना चाहते हैं लाइफ में, तो 4 बजे सुबह उठना शुरू कर दीजिए. लिटरली मैं आपको बताऊं, 4 बजे. ये जो लोग कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ऑल दैट, बिल्कुल जरूरी होती है, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग. और मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, जिंदगी के अंदर 20 से 22 घंटे आपको काम करना पड़ता है टू बी एक्सेप्शनल. ये मुमकिन नहीं है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है. स्पेशली व्हेन वी लिव इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज exactly the way it is in Pakistan, और जहां सिस्टम नहीं है, जहां भी सिस्टम डेवलपमेंटल फेजेस के अंदर है, जहां में अभी एक दूसरे का भी नहीं पता, तो वहां अपने आप को सही से प्रूव करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती है. लेकिन आप शॉर्टकट्स ना तलाश करें, बल्कि कोशिश करें कि दूसरा अगर कहीं कोई शॉर्टकट जा भी रहा है और ले भी रहा है और वो आपको बहुत लुक्रेटिव भी लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि आप उस राह पे चल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो रास्ता आप ना लें. बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे द बिगर पिक्चर वो बड़ी अजीब है. उस बिगर पिक्चर में जो बादशाह है उसके पास भी कुछ नहीं है, जो फकीर है उसके पास भी कुछ नहीं है, जो राज मजदूर है उसके पास भी कुछ नहीं है, जो टेक्नोक्रेट है उसके पास भी कुछ नहीं है, जो पॉलिटिशियन है उसके पास भी कुछ नहीं है. बिकॉज हम खाली हाथ आते हैं, हम खाली हाथ ही जाते हैं. इसके दरमियान में हमारे अमाल होते हैं जो हमारे साथ चलते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थिंक अबाउट इट. जो होलिस्टिक पिक्चर है, जो बहुत बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा विजन है, उसके अंदर आपके पास चॉइसेस सिर्फ 2 हैं. एक वो जो आपके लिए सही है और दूसरी वो जो सही है. तो जो सही है सिर्फ वो कीजिए. जो आपके लिए सही है जरूरी नहीं वो सही भी हो. Alright जी, once again welcome back and let's talk जी, let's talk. 0213870918 is the number to call. यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं. I know बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि नंबर जो है वो आहिस्ता बोला करें. 0213870918. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air.
हेलो वालेकुम अस्सलाम, साहिल भाई जफर बात कर रहा हूँ, कैसे आप? हेलो जफर, कैसे हो तुम? ठीक ठाक हो? तुम्हारी कॉल मिल जाती है, लोग एक एक महीना ट्राई करते हैं, उनकी कॉल नहीं मिलती, पर तुम्हारी मिल जाती है। सर हम आपसे मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए दिल से। मैं भी तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ये बताओ, आज तुम सुना क्या रहे हो? इट्स जस्ट काइंड ऑफ गुड ना कि तुम कॉल कर लेते हो तो तुमसे कुछ हम सुन लेते हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ नाइस। और तुमने बड़े फैन पैदा कर लिए अपने। सर वो तो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। सर बोलिए। सर आपने जो टॉपिक लिया है, इसका मतलब मैं कब से सुन रहा हूँ। इसका मतलब सबसे पहले एहसास है, एहसास करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ऊपर से लेकर सब नीचे तक एक दूसरे का एहसास करेंगे। कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मिल के काम करेंगे तो फिर ही आगे गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। एक बंदा सही काम करेगा, दूसरा गलत करेगा, ऐसे नहीं होगा। राइट। एहसास, जब एहसास होगा सब सही हो जाएगा। हाँ, बचपन में ना मुझे याद है, मुझे अशार पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है, शायरी का हमेशा से शौक रहा है। तो एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा करता था, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना, एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वरना, आंचल के उसी तार से बनता है कफन भी। मतलब लिटरली, एंड दैट्स ट्रू बेसिकली। एहसास का जो अंदाज है बस वो बदल जाता है, एहसास बदल जाता है, वरना जिस तार से आंचल बनता है उसी तार से कफन भी बनता है। That's how it is. तो बिल्कुल सही है एहसास। या वंडरफुल पॉइंट, गुड पॉइंट। अच्छा सर, क्या सुनाएंगे सर आप? सर मैं नुसरत फतेह अली खान साहब की गजल सुनाऊंगा, 2 बोल से। बताइए कौन सी है गजल, बताइए। मुझे लिख दिए गजल कौन? प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो, तेरा चेहरा मेरी आंखें, मेरे गेसु तुम हो, दूर हो मुझसे मगर पास नजर आते हो। Very nice. मेरा जज्बा, मेरा एहसास नजर आते हो। जिंदगी बन के जो छाया है वो जादू तुम हो। दिस इज माई गजल, इज आपको मतलब जस्ट फॉर यू डेडिकेट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जफर। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तुझे देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि तू ना 10 साल पीछे का नवीद है। इसका नाइस, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एनीवे, हाँ साहब की तो बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी कमाल हैं। उनके एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है गजल का कि आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया, जिसका दिल हमने तोड़ा था जाने वो कैसा होगा, अब क्या सोचे क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। I think that's how it is. But anyway, you know, कभी you go down the memory lane and आपको बहुत कुछ ऐसा याद आ जाता है जो आपकी जिंदगी में, और I think ये सबके साथ है, not just me. It's with everyone. And I'm just glad. अभी मैं recently एक माइक टायसन की एक मोटिवेशन पढ़ रहा था, और उसके अंदर उसने बहुत खूबसूरत बात की। उसे किसी ने पूछा कि you know, तुम्हें कैसा लगता है, तुम इतने, you're one of the greatest boxers of all times. You know what he said? He goes कि मुझे ये वाला टाइसन ज़्यादा अच्छा लगता है जो आज है, जो पीसफुल है, who is calm. उस टाइसन से कहीं ज़्यादा पसंद है जो लोग उससे डरते तो थे, लेकिन वो अपने साथ पता नहीं क्या कुछ ले आता था, अपनी सारी इनकॉम्पिटेंसीज, अपनी सारे कॉम्प्लेक्सेस, अपने सारे फियर्स, अपनी सारी कंफ्यूजन्स, और वो रिंग में लेके आता था। और उसने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो एक ढकोसला था, और मुझे पता है कि मैं उतना ग्रेट नहीं हूं जितना मुझे कहा जाता है। कंपेयर मी टू अली, अली को आप हरा नहीं सकते थे, वो मर सकता था लेकिन टैप आउट कभी नहीं करता, शिकस्त कभी नहीं मानता, और मुझे पहली एक्सक्यूज मिलती तो मैं शिकस्त खा जाता।
एंड टू मी ये कहना और ये एक्नॉलेजमेंट अपने बारे में किसी की, ये बहुत बड़ी बात है. एंड माइक टायसन इज वेरी वेरी डीप, और आई हैव utmost रिस्पेक्ट फॉर द गाय, utmost रिस्पेक्ट, बिकॉज वो जितना एनलाइटेंड आज है इतना ज्यादा कभी भी नहीं था. उससे किसी ने पूछा तुमको $100 million फाइट्स के मिले हैं, तुम खुश नहीं? उसने कहा मैं अगर खुश होता भी तो क्या था, मैं पुरसुकून नहीं था. तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जहां पर सुकून ना हो. एंड लिटरली दैट्स ट्रू. वो जिंदगी में बैंकरप्सी के बाद दोबारा से वापस आया. यू नो, ही इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पोर्ट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट. लेकिन उसने जिंदगी के अंदर बहुत कुछ फेस किया. 13 साल की उम्र में वो 38 मरतबा 38 टाइम्स उसको गिरफ्तार किया गया था. He was apprehended by police 38 times, 38 मरतबा. वो जब चैंपियन बना तो उस वक्त सूरत हाल बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी. एंड देन यू नो ही बिकेम दिस गाय जिसे आयरन माइक कहा जाता है. मुझे याद है मैं जापान में था जब माइक टायसन ने अपनी पहली फाइट, जेम्स बस्टर डगलस के साथ उसने वो फाइट की थी. और मुझे याद है एक राउंड पहले उसने बस्टर डगलस को एक मुक्का मारा और वो नीचे चला गया. हालांकि बस्टर डगलस जो था वो उसको अच्छी तरह से मतलब मार रहा था उस पूरे फाइट के अंदर. जब वो नीचे चला गया तो मैं उछला, मैं कंपनी के अंदर काम करता था और मैं उछल पड़ा ना, और मैंने कहा या देयर गोस माइक विल विन. और अगले ही राउंड में बस्टर डगलस ने माइक टायसन को नॉकआउट कर दिया. तो मेरे लिए एक वो डिसबिलीफ था कि माइक टायसन गॉट नॉक्ड आउट. तो मेरे लिए वो एक डिसबिलीफ था कि ये कैसे मुमकिन कैसे है. माइक टायसन इनविंसिबल था, उसको हारना नहीं था, बट वो हार गया. एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट लेसन. एंड देन आई रियलाइज्ड हारना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उम्मीद को, हौसले को नहीं हारना चाहिए. गिरना कोई बुरी बात नहीं. यू कैन फॉल बट गेट अप, बिकॉज दैट्स द राइट थिंग एंड द ओनली थिंग टू डू. मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूं. जॉर्ज फोरमैन, ये वो आदमी था जिसने जिंदगी में पहली मर्तबा हार का मजा मोहम्मद अली के हाथों, मतलब अली द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल, उसके हाथों चखा था. ये जो फाइट थी या बाउट थी ये जाहिर में हुई थी, और इसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि हो सकता है जॉर्ज फोरमैन के हाथों मोहम्मद अली रिंग के अंदर उसका मर्डर हो जाए, कत्ल हो जाए. जॉर्ज फोरमैन was one of the most fearsome boxers of their time. You know, one of the most. एक बॉक्सर गुजरा था जिसका नाम था सनी लिस्टन. He was hard hitting. He was ferocious. And then came the era of George Foreman. और जॉर्ज फोरमैन का जो एरा था वो मामूली नहीं था. He used to punch anybody and anyone. वो जो फ्रेजर जिससे अली ने 15 राउंड की एक फाइट हारी थी, उस जो फ्रेजर को 7 मरतबा एक ही फाइट के अंदर जॉर्ज फोरमैन ने गिराया था. वो केन नॉर्टन जिसको हराने के लिए मोहम्मद अली को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा था. 3 फाइट्स मोहम्मद अली ने की थी केन नॉर्टन से, 2 अली जीता था, 1 नॉर्टन जीता था. उसी नॉर्टन को बेड़ागर्क कर दिया था विद इन 2 राउंड्स फोरमैन. एंड ऑल ऑफ अ सडन फोरमैन वाज देयर एंड अली वाज देयर. दोनों रिंग में थे और अब डिसाइड ये होना था कि ग्रेटेस्ट कौन है. अली से टाइटल ले लिया गया था. किस लिए? क्योंकि उसने ड्राफ्ट में जाने से इनकार कर दिया था, वियतनाम वॉर में जाने से इनकार कर दिया था. तो उस पर 3.5 साल का बैन था. जब वो 3.5 साल के बाद आया तो उसने जो अपनी दोबारा टाइटल की जो फाइट लड़ी तो वो जो फ्रेजर के साथ थी, लेकिन जो फ्रेजर ने उसको उस फाइट में हरा दिया. उसके बाद अली दोबारा एक मरतबा फिर अपने आप को उसने तैयार किया, कुछ ओपोनेंट्स को हराया, फिर जो फ्रेजर को हराया, केन नॉर्टन को हराया, तब कहीं जाकर उसको टाइटल फाइट मिली. लेकिन उसका प्राइम जो था वो गुजर चुका था. His prime was just all gone. He was in his 30s and Foreman was in his 20s. तो बड़ा डिफरेंस था. और लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है ये अली की आखिरी बाउट और इसके बाद हम जिंदगी में इसको कभी ना देखें. अली ने वहां एक टेक्निक इन्वेंट की जिसे बॉक्सिंग की दुनिया में रोप और डोप कहा जाता है. जब बॉक्सर लीन करता है और रोप के अगेंस्ट, और उस पे दूसरा जो होता है बॉक्सर वो पंच करता है, उसको पंचिंग बैग बनाता है.
अली ने ये स्ट्रैटेजी रखी और शुरू दिन से शुरू होते ही अली ने फोरमैन को कहा कि तुम पंच करते रहो मुझे, और बार बार वो मुसलसल उससे बात करता रहा. फोरमैन लड़ा, पंच किया. फिर एक वक्त ऐसा आया जब ही गॉट टायर्ड. अली पॉइंट्स की बुनियाद पर तो जीत ही रहा था, बट देन व्हेन फोरमैन गॉट टायर्ड, तो एक वक्त ऐसा आया जब अली नॉक्ड हिम आउट. अली ने एक पंच मारा और पूरे कमेंटेटर्स जो थे वो चीखने लगे, डाउन गोस फोरमैन, डाउन गोस फोरमैन, डाउन गोस फोरमैन. जिस वक्त फोरमैन, और आप ये फुटेज निकाल के देखिएगा, जैसे फोरमैन नीचे जा रहा था, गिर रहा था, उस वक्त अली वाज होल्डिंग हिज पंच. अगर वो चाहता वो एक और मार सकता था पंच, बट ही हेल्ड हिज पंच. फोरमैन गिर रहा था, गिरते हुए को एक और मुक्का मारना गलत था, उसने वही किया. अभी सुनिएगा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. उसने वही किया. ये ज़र्फ की बात होती है. फोरमैन गिर गया, ही वाज नॉक्ड आउट and he was furious. Ali became the world champion again and George Foreman was nowhere. फिर जॉर्ज फोरमैन ने बॉक्सिंग की दुनिया को खैराबाद कह दिया चंद फाइट्स के बाद. उसके बाद वो चर्च चला गया, एवेंजलिस्ट बन गया. फिर फोरमैन ग्रिल आ गई, एंड देन बहुत सालों के बाद, एक डेकेड के बाद, वो दोबारा रिंग में दाखिल हुआ. और जब वो I think he was 42 or 44, तो उसने दोबारा वर्ल्ड टाइटल जीता. I think he defeated Michael Moore. I think, इसमें मुझे सही याद नहीं है, I think it was Michael Moore. लेकिन उसने उसको हराया. उसके बाद एक किताब आई अली के नाम से, The Greatest. उसमें एक चैप्टर जॉर्ज फोरमैन ने लिखा. उस चैप्टर में फोरमैन ने कहा, उसने पूरा जिक्र किया जाहिर की इस लड़ाई का, और कहा कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं जाहिर में हार गया. मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अली की बेमिसाल जिंदगी में एक चैप्टर हूं, एक बाब हूं, और ये मुझसे कोई भी नहीं ले सकता दुनिया में. That's a big man. That's a big man. It takes, extreme courage to say something like this. ये बहुत बड़ी बात होती है एक्सेप्ट करना. I have utmost respect for him. Utmost respect for him. जबरदस्त लोग थे, कमाल लोग थे. दुनिया ने बड़े बड़े बकवास करने वाले लोग देखे. फ्लोइड मेवेदर बकवास करता है, उसको फ्लोइड मनी मेवेदर कहा जाता है. बहुत पैसा बना लिया उसने, सब कुछ बना लिया. But you know, he's no Ali. No. Whether it's Sugar Ray, whether it's Usyk or Anthony Joshua or Ruiz or Ken Norton, George Foreman, Joe Frazier, Henry Cooper, Evander Holyfield or Mike Tyson, Buster Douglas, Michael Moore, Hashim Rahman, doesn't matter. They will all come and go. But the greatest of them all is Ali. And I'll tell you कि क्यों. आप सुनिएगा ये बात, ये बड़े मजे की बात है. I don't know, अगर आप लोग मूवीज देखते होंगे. एक बहुत बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन है, उनका नाम है बिली क्रिस्टल. बिली क्रिस्टल ने अली का एक रूटीन किया था, उसको 15 राउंड्स कहा जाता. He used to imitate Ali. वो अली को इमिटेट किया करता था. अली ने एक बार उसकी इमिटेशन देखी और उसके बाद उसको भाई बना लिया. एक रोज अली एक क्लब गया, तो वहां जब वो बाहर आया तो बिली क्रिस्टल ने कहा कि इस क्लब के अंदर मुझे ये लोग जाने नहीं देते. तो उसने कहा क्यों, ये तो मुझे जाने देते हैं, और मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूं, मैं मुस्लिम हूं, इसके बावजूद ये मुझे जाने देते, तुम्हें क्यों नहीं जाने देते? He goes, I don't know, मुझे नहीं जाने देते. Ali goes, is that so? He goes, हाँ. Ali goes, brother, then I'm never going to go again. और उसके बाद बिली क्रिस्टल कहता है अली दोबारा उसका भी क्लब नहीं गया. The man is gone. The legend is no more. But ladies and gentlemen,
The memories are there. The legend lives on. It is never about how great he was in the ring. It's always about how great he became when he was outside the ring. अली को 84 में पार्किंसंस डायग्नोज हुई थी. आज भी अगर आप एटलांटा में सफर करें तो वहां बड़े बड़े बोर्ड अली के लगे में और उसके नीचे लिखा हुआ है His biggest fight was never in the ring. It was always outside the ring. और नीचे लिखा है GOAT, GOAT, greatest of all time. That's who he is. If you want to be like him, if you want to, become and leave a legacy for you, तो उसके लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा, फिर अपने बिलीफ पे खड़ा रहना पड़ेगा. उसका बिलीफ क्या था कि वियतनाम की वॉर है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं, और ये भी आपको आज मैं हिस्ट्री बता दूं, बोर तो नहीं हो रहे ना, बता सकता हूं ना, ये बहुत बड़ी बात थी. अमेरिका ने वियतनाम वॉर में जाने का ऐलान कर दिया. बड़े बड़े लोगों से कहा तुम ड्राफ्ट के अंदर आ जाओ. अली से भी कहा. एक पब्लिसिटी स्टंट था हुकूमत के लिए कि अली चूंकि चैंपियन है इसलिए उसको बुलाएंगे और उससे कहेंगे तुम एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करो, तुमको हम ड्राफ्ट करते हैं और उसके बाद तुम जाओगे कभी नहीं, बट दैट्स इट, वो एक सिंबॉलिक हो जाएगा. उसने मना कर दिया. उसने कहा यहां अमेरिका में बहुत सारी वॉर्स हो रही हैं, रेशियल वॉर्स हैं, एट्रोसिटीज की वॉर है. वियतनामी लोगों ने मेरा क्या किया जो मैं जाके वहां पर उठाऊं, और मेरा रिलीजन इस बात की इजाजत नहीं देता. पूरा अमेरिका hated him. Everyone was against him. Everyone hated him because he stood for what he believed in. वो अपने बिलीफ के लिए खड़ा हो गया था. अली को बू किया जाता था अली जहां जाता था. अच्छा, इसकी बड़ी हिस्ट्री है. मोहम्मद अली विलन से हीरो बना. ये आपको अंदाजा नहीं है मैं क्या कह रहा हूं. अब आगे सुनिए हुआ क्या. चंद साल बाद वियतनाम की लड़ाई जो थी वो खत्म हो गई. जब वियतनाम की लड़ाई खत्म हो गई और अमेरिका को एहसास हो गया कि वो गलत था, तो जाहिर है लोग अली का भी साथ देने लगे. फिर वो वक्त आया जब मोहम्मद अली जो फ्रेजर के साथ रिंग में दाखिल हुआ. आज पब्लिक अली के साथ थी, लेकिन पब्लिक जो फ्रेजर के भी साथ थी. एंड ऑफ कोर्स जब लड़ाई शुरू हुई, जब बाउट शुरू हुई, तो पब्लिक जो फ्रेजर को अप्रिशिएट भी कर रही थी, उसके साथ नारे भी लगा रही थी. दिल में कहीं कोई एक खास बात थी अली के लिए कि कहीं ये चैंपियन दोबारा ना बन जाए. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उस वक्त दुनिया का एक अजीब सा, एक हैरत अंगेज मिरेकल हुआ. जो फ्रेजर ने हुक मारा और अली अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा कैनवस पे गिरा, फ्लोर पे गिरा. जो कमेंटेटर था, his name was Howard Cosell. He shouted and he goes, down goes Ali. And then the crowd stood in a disbelief. वो खड़े हो गए एक disbelief में. अली एक सेकंड के अंदर खड़ा हो गया. And the crowd started chanting, Ali, 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 Ali. He lost the fight. He won the people. So remember this. It is never, ever, ever, ever about how successful you are. It is always about how you have gotten that success. आपको सक्सेस मिली कैसे है. मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी में 5 मर्तबा शिकस्त खाई. इसके बावजूद भी वो दुनिया का सबसे अजीम बॉक्सर है और आज भी है. फ्लॉयड मेवेदर, रॉकी मार्सियानो, ये 2 ऐसे लोग हैं जो आज तक जिंदगी में कभी एक फाइट भी नहीं हारे. बट दे आर नेवर इवन क्लोज टू अली. रीजन, एंड आई लव रॉकी मार्सियानो, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई थिंक he was really a true boxer. He was amazing. Rocky Marciano was just amazing. What a gentleman he was, and he was amazing. But he wasn't very skilled though. But उसकी will जो थी वो बहुत बड़ी थी रॉकी मार्सियानो की. He was Italian. It was unbelievable. लेकिन कहने की क्या बात है कि वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई,
वो भी अली के बराबर नहीं. Cause अब आपने समझा मैं क्या कह रहा हूं. अली जिंदगी में बहुत मर्तबा फेल हुआ, बहुत मर्तबा गिरा, लेकिन हर मर्तबा गिरने के बाद वो खड़ा हो गया. सो मच सो कि जब इराक के अंदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हुए तो वो जाके छुड़वा के लेके आया. वो साल के $2 मिलियन बनाता था ऑटोग्राफ साइनिंग से, और उसमें से 80% डोनेट कर दिया करता था. That's who he was. He was loved by everyone. He was a beautiful man, a beautiful soul. आज वो नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान में, कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान को अली की ये कहानी सुना रहा हूं. बिकॉज इस कहानी ने मुझे इंस्पायर किया, और ये कहानी आपको भी इंस्पायर कर सकती है. मोहम्मद अली से मेरा क्या रिश्ता था? वो एक बॉक्सर था, दुनिया का अजीम तरीन बॉक्सर था. मैं उसका एक छोटा सा फैन था, लेकिन जिंदगी में मैं हमेशा वो मेरे बहुत करीब रहा. रीजन, मैं जब थकने लगा तो मुझे उसने बताया, यू नो व्हाट, डोंट गिव अप. मैं जब हारने लगा तो आई एक्सेप्टेड इट. इसलिए नहीं कि मैं हार जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि हार के जीतना है. मैं जब बिल्कुल थक गया तो मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बात याद आई, जो उसने अली के बारे में कही थी. उसने कहा कि अली जब सिरप्स करता था या एक्सरसाइज करता था तो वो काउंटिंग ही जब शुरू करता था जब दर्द होना शुरू हो जाता था. You know, that's what it is. I know मैं वहां नहीं देख रहा, मैं अभी तक रेडियो ही कर रहा हूँ. आहिस्ता आहिस्ता ये भी आदत खत्म हो जाएगी. मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जिंदगी में हारिए मत, कभी मत हारिए. हारना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन. लाइफ में बहुत सारे राउंड्स होते हैं. एक राउंड आप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे राउंड में उससे ज्यादा हिम्मत से वापस आए, गिर जाएं, गेट नॉक डाउन, इट्स फाइन, कुछ नहीं गया. लेकिन आपको ये जरूर करना है कि आपको दोबारा खड़ा होना है. रीजन, दैट्स द ओनली थिंग यू आर गोइंग टू डू, दैट्स द ओनली थिंग यू शुड डू. आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं. लाइफ में इस बकवास को अपने पास जगह मत दें, अपने जहन में जगह मत दें. दुनिया का काम है कहना, वो कहेगी. वो आपकी किसी चीज में खुश नहीं है, ना आपके खाने से खुश है, ना आपके पीने से खुश है, ना आपके पहनने से खुश है, ना आपके बोलने से खुश है, ना आपके टैलेंट से खुश है. वो किसी चीज के अंदर खुश नहीं है. सो हु केयर्स? हो सकता है आप दुनिया को कभी भी ना बदल पाए, लेकिन क्या इस दुनिया के लिए आप अपने आप को बदल देंगे? नो, यू शुड नॉट डू दैट. शुड नॉट डू दैट. इफ यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, डोंट चेंज फॉर इट. हैव योर बिलीफ. ऑलवेज रिमेंबर दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर फाइट. ये तुम्हारी लड़ाई है, तुमने लड़नी है. नो वन नोज बेटर देन यू हाउ टू फाइट फॉर योरसेल्फ. तुमको पता होना चाहिए कि तुमने लाइफ में क्या करना है. Forget about all of this. लोगों का काम बकवास करना, वो करेंगे. इसमें भी पता नहीं कितने लोग कमेंट करेंगे. तुम्हारी बात, अगर यही बात होती ना तो मैं अपने घर पे जाके अपने एक अच्छा छोटी सी बात होता. ऐसे बहुत सारे लोग जो आप पे तनकीद करते हैं, उनको करने दो. तो आपके साथ आपके घर नहीं जा रहे, आपके साथ आपकी गाड़ी में नहीं घूम रहे, आपके साथ कोई चीज शेयर नहीं कर रहे. वो सिर्फ कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट. हम कहते हैं ना, हम पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं. यू नो, लेट्स डाई ट्राइंग, बट लेट्स नॉट क्विट. मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मिलता है आपको इस सारी बातें करके, क्या कुछ तब्दील होता है? मैंने अभी आपको इस बात का जवाब दिया है. लेट्स डाई ट्राइंग, बट लेट्स नॉट क्विट. I will die trying, but I will not quit, because I am not a quitter. I know that at the end of the day, maybe I won't be able to change anything. शायद मैं जिंदगी में कुछ तब्दील नहीं कर सकूंगा, मैं जिंदगी में किसी को इंस्पायर नहीं कर सकूंगा. हो सकता है शायद जिंदगी में मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर न कर पाऊं, लेकिन एक चीज आप मुझसे कभी नहीं ले सकते कि मैं कोशिश करता रहूंगा. I'll always try to make sure कि मेरी अपनी जिंदगी और आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं जरा सी बेहतर हो जाए. I don't know. मुझे लगता है इट्स पॉसिबल. अगर हम मिलके काम करेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन मिलके काम करना. शिकायत हो रही है इनको मुझसे कि भाई आप कैमरे में देखते. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से.
चलो एक बार फिर से तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ हो जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. कहीं अगर उल्टा सीधा हो गया हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे हो जाता है कभी कभी ना, एक आध वर्ड इधर उधर हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा. और लेट्स टेक फोन कॉल 021387091188 इज द नंबर टू कॉल. oops sorry once again जी 0213870870. अच्छा बाय द वे ऐसा मत सोचिएगा कि सारे वक्त इतने संजीदा शोज होंगे. हम बहुत अच्छे शोज भी, मतलब ये भी अच्छे शोज हैं और थोड़े फनी भी क्या करेंगे, यू नो. आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा. बस अभी तो ये सेकंड शो है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली you will get to know me and I'll get to know you. 021387091188. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. ओहो फरजाना जी कैसी हैं आप? लाहौर कैसा है? जी अल्लाह का शुक्र है. लाहौर में तो बहुत अजीब किस्म का हफ्स हुआ है बस आजकल. नहीं वो तो इस्लामाबाद में है, मेरा मतलब है. अच्छा हाँ हब्स तो हर जगह है. यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, दोनों जगह हब्स है. और जाहिर है जी बिल्कुल है और अच्छा खासा हब्स है जी, बहुत ज्यादा हब्स है. हाँ बिल्कुल सही है जी. बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ आज आपका सवाल बड़ा दिलचस्प था और मैं बड़ी अच्छी आपकी कन्वर्सेशन सुन रही थी. बहुत खूबसूरत बातें, हमारी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ. हम इसीलिए आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमें बहुत ऐसी बातें बताते हैं जहाँ तक हमारी सोच या हमारी अकल नहीं जा सकती. रहेगी हमारी अपनी बात कि हम क्या सोचते हैं. मेरी नजर में शायद हम इसीलिए पीछे हैं कि हम अपनी जात से भी ईमानदारी नहीं करते. ट्रू. और हम हर वो चीज अपनाते हैं जो कि बनावट के बहुत करीब होती है. और हम ये समझते हैं कि हम इस चीज को अपना के बहुत लोगों में मशहूर हो जाएंगे या हमारी शोहरत का सबब बनेंगे. एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ. एक औरत जब वो माँ बनती है, वो अपनी रातों की नींद खराब करके एक बच्चे को पालती है. अगर उसकी सोच में, अगर उसकी मोहब्बत में ईमानदारी नहीं होगी तो आप मुझे बताइए क्या एक बच्चा पल सकता है? जाहिर है नहीं ना पल सकता. नहीं इसी तरह जब तक हम अपने आप के शख्सियत से निकल के हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते. हम किसी की तरफ इसीलिए देखते हैं कि हमें अपने अंदर बड़ी कमियां हैं, हम उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करते. अगर हम थोड़ा सा अपने आप अपनी इस्लाह कर लें ना, और हम ये देखें कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी लीडर की भी जरूरत नहीं होगी. ये मेरी अपनी एक सोच है, पता नहीं मैं सही हूँ. नो यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं तो खुद एग्री करता हूँ. मैं तो हमेशा कहता हूँ हीरो आपके अंदर है, आपके अंदर खुद है, आपको वो करना चाहिए ना. तो या यू आर राइट जी. तो बहुत प्यारा मुल्क अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह. हर चीजें बहुत सब कुछ है अल्लाह ताला ने हमें दिया. यहाँ तक कि लोग भी बहुत अच्छे. मैं ये नहीं कहती खुदा ना खास्ता कि मैं पिनलाइज कर रही हूँ या मैं उनको गलत कह रही हूँ, लेकिन हम अपना किबला थोड़ा सा हमारा जो है ना वो थोड़े से हम भटक गए हैं अपने सही रास्ते से. और अगर हम अपना रास्ता सही कर लें तो मेरा ख्याल है हम ऐसी कौम है कि हमें किसी लीडरशिप की और हमें किसी बड़े किसी रहनुमा की मेरा ख्याल है कि नहीं जरूरत होगी. हम अपने रहनुमा खुद बन सकते हैं. इतनी एबिलिटी है हमारे अंदर. करेक्ट. अच्छा ये बताइए आज आप क्या सुनाएंगे? बिकॉज अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो फरजाना है ना ये कमाल गाती हैं और टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है. एंड आई जस्ट होप कि आपने इसको कंटिन्यू किया होता और आपने इसको गाया होता. इनको मैडम नूरजहां तक ने कहा था कि यू शुड कंटिन्यू दिस, लेकिन पता नहीं क्या वजह रही कि आपने नहीं किया. ये आज क्या सुनाएंगे आप? थोड़ा सा तो कुछ हो जाए ना, थोड़ा सा मैं जरूर सुनाऊंगी. लेकिन आज जफर से मेरी एक गुजारिश है, उनसे जरूर पूछिए कि उनकी कॉल रोजाना कैसे लगती है, हमें जरूर बताइए. वो हमें तरीकाकार बता दीजिए. मैडम नूरजहां का एक गजल है जो आबदा परवीन जी ने भी गाई और ये जी बहुत खूबसूरत गजल है. वो थोड़ा सा मैं गुनगुना देती हूँ. हम ना नजत है ना गुल है,
जो महकते जावे, क्या बात है, आग की तरह जिधर जावे बहकते जावे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बहुत खूबसूरत। अच्छा नहीं, आपने मेरे लिए एक काम करना है। आपने मुझे, जो मैडम की बहुत सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन प्लीज मुझे एक मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। चाहे आप मुझे एक अस्ताई या एक अंतरा सुना दें, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। अच्छा, मुझे ये आता तो नहीं है, लेकिन मैं सुनती बहुत प्यार से हूँ इस गाने को। मेरे दिल के भी बहुत करीब है ये, लेकिन मैंने इसको कभी गुनगुनाया नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं जब तक मैडम नूरजहां को अच्छी तरह से अपने अंदर जज्ब ना कर लूँ उनके गाने को, तो ये गाना थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी गाने के साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ। ठीक है। जा रे बालम, नैना लगाऊंगी हाथ तेरे, चांद से मुखड़े से नागिन से। मैं भूल जाती हूँ लिरिक्स। चाहे डसे सारी रात, चाहे डसे सारी रात तेरे, लटूल की जा रे बालम। कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन। क्या बात है, क्या बात है फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीते रहिए, आप खुश रहिए, आप इसी तरह हमें गाइड करते रहिए, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज है, मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट शो करूंगा, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट की तो बात करेंगे, लेकिन आपको याद है, आपको मैंने बताया था कि क्या जमीन जैसे कुछ और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। तो अब एक बड़ी जबरदस्त बात हुई है, और वो मैं कल आपको बताऊंगा। क्या ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं कि जिनका मास ही कोई ना हो? ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, दरियाफ्त हो गए। अब कैसे हुए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है, दुनिया के जो ग्रेटेस्ट तरीन पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, उनमें एक नाम हमारे मुल्क का भी है। खैर, एनीवेज, आई होप एंड प्रे दैट वन डे हम कुछ ऐसा करें जो हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। मैंने कहा ना, हम लीडर्स बन सकते हैं, यहां दिखना है ना, हम लीडर्स बन सकते हैं, लेकिन पहले एक साथ काम करना सीखना होगा। आप ही सुने, अभी आता हूँ। अभी हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो बदर इज हियर, और बदर ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने आएंगे, खाने के लिए हमारे लिए बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। बट लेट्स से हेलो टू बदर। बदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया था रास्ता? बहुत आसानी से, बहुत आसानी से ना, नॉट बैड ना? नहीं, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी, ओके, ऑलराइट। अच्छा, अभी जब हम लोग बीच में बात कर रहे थे, तो बड़ी इंट्रीगिंग सी बात बदर ने मुझे बताई। ही वाज 21 years old, नॉट इवन 21, जब शादी हुई थी आपकी। और मजे की बात ये कही इन्होंने कि जब ये 21 साल के थे और शादी हो गई थी, इनका बेटा भी ओ लेवल्स में है, एंड ही इज अबाउट 15 years old। ओके, तो इन्होंने ये बताया कि इनके पास साइकिल तक नहीं थी। या एम आई राइट? थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताओ ना। When I started, मैंने स्टार्ट करा था एक कंपनी के अंदर एज अ सेल्स। तो वहाँ पे मेरी जो सैलरी थी दैट वाज अराउंड 10,000 रुपीज। 10,000 पाकिस्तानी। ओके। तो एवरीबडी लाइक शॉक के 10,000 के अंदर क्या करोगे? घर में बीवी भी आ गई है। हाँ, उस वक्त शादी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। ओके। तो आई हैव सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से, मगर वालिद साहब ने ये सब कुछ था, दिया हुआ था, मगर मेरा एक कंसर्न था कि नहीं, खुद कुछ करना है। ओके। तो आई स्टार्टेड माय जॉब फ्रॉम दैट
कि मैंने 10,000 की नौकरी से स्टार्ट करा एंड माय फर्स्ट जॉब फॉर द सेल्स मैंने TCS में, यूफोन में, इधर उधर बहुत कंपनीज में काम करा. देन आई स्टार्टेड इन कार बिजनेस. मैंने कार बिजनेस में अपना एक स्टार्ट करा फ्रॉम द सेल्स. आई जॉइन अ कंपनी फॉर 2 years. मैंने वहाँ पे काम सीखा. देन आई शिफ्टेड टू थाईलैंड. Then you shifted to Thailand. Yeah. Where were you in Bangkok? Yeah, Bangkok. Bangkok, okay. मुझे कंपनी ने हायर करा फॉर सेल्स. Okay. तो you were selling cars there or parts? Yeah, no, cars. Cars. तो किस किस्म की गाड़ी में डील करते थे? जो यहाँ पे बड़ी प्रोटोकॉल के लिए यूज होती हैं. ओह अच्छा अच्छा. यहाँ पे तो इसको कचरा उठाने के लिए या घास वास उठाने के लिए यूज होती है. You're talking about अच्छा दोस्त जिनके पीछे गार्ड शर्ट भी होते हैं. जी हाँ. ओह राइटी देन. वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ पे तो वो जो तरीकेकार है. अच्छा, one is to their own. इसमें मैं ये कहता हूँ one is to their own. Because I think हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा है तो वो भी सही है और वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक है. But it's not easy to sell like एक 25-30 लाख रुपए की एक गाड़ी किसी को बेचना ऑनलाइन with the people do not know you. Oh wow. So you were doing online sales? Yes. Oh wow. तो I started my career with the Japanese cars and Thailand cars. तो start करा alhamdulillah as a sales. Then I was promoted and now I am the operations and sales director in a company. So again you live in Thailand or you live here? Mostly I do not like. कोई मेरे लिए बर्डन नहीं है कि मैं पाकिस्तान में रहूँ या थाईलैंड में. It doesn't because matter. I established myself as a कि मैं वहाँ पे रहूँ यहाँ पे रहूँ because जहाँ पे भी नई कंपनी लॉन्च होती है मुझे वहाँ जाना पड़ता है. Oh really? Yes. When we started a company in Japan, Malaysia, Singapore, वहाँ गया. तो जापान में कहाँ रहते थे? योकोहामा के अंदर. वहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश. अच्छा, जापान में कितने दिन रहे? मैं 1 साल रहा. 1 साल रहे. एक बात बताओ, जापान में तुमको कैसा लगा? वो नेशन कैसी है? बहुत सिंसियर लोग. सिंसियर. और सिंसियर अपनी कौम से है ना? अपनी कौम से. बेतहाशा, हद से ज्यादा. I give you example. सर मैं तो रहा हूँ वहाँ. कि मैं जापानीज लोगों के साथ इस तरह रहा हूँ कि एक मेरे साथ मेरा जापानीज बंदा था, वो थोड़ा अपने ख्यालों में गुम सिगरेट पी रहा था. वो ख्यालों में गुम उसने जो है ना ऐश जो है, जो हाँ ऐश गिरानी चाहिए थी, जो ऐश कप था उसके बगैर बाहर गिराता रहा. एंड देन सडनली उसने जो है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ना. अच्छा, वो पाकिस्तान में था? हाँ, पाकिस्तान में. ओके. तो जब उसने देखा कि एक सडनली वो परेशान हो गया कि मैंने ये कर दिया है, तो स्टार्टिंग लाइक गोइंग हियर एंड देयर कि मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोला कि मुझे कोई चीज दो साफ करने के लिए कि मैं इसको साफ करके करूं. तो मैंने बोला नहीं, छोड़ दो, प्यून कर लेगा. बोलता है यार तुम लोग खुद बहुत ही कोई ब्लेस्ड लोग हो कि तुम लोग के पास ऐसे लोग हैं जो कि तुम लोग का कचरा उठा लेते हैं. हमें हमारा कचरा खुद उठाना पड़ता है. अच्छा, ये मैं बताऊँ, ये बहुत डिग्निटी ऑफ लेबर है. मैं आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल देता हूँ. जब मैं जापान गया, एंड दिस इज आई स्वेयर दिस इज जस्ट ये वो वाकया मेरी जिंदगी का जो मुझे सुनाते वक्त बहुत फख्र महसूस होता है. देखिए जी, हम रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहते थे और मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में था कि किसी तरह से जाके बाहर काम कर सकूं और अपनी स्टडीज़ को फंड कर सकूं. तो उसके लिए मैंने 1.5 साल जापान में गुजारा था ताकि मैं अमेरिका में अपनी स्टडीज़ जो हैं उनको फंड कर सकूं. तो मैंने 1.5 साल जापान के अंदर पहले काम किया, पैसा जमा किया, देन मैं US गया, फिर अपनी स्टडीज़ को दोबारा रिज्यूम किया, पढ़ा, एंड देन ऑल दैट. वो सभी करते हैं, आई थिंक ये स्ट्रगल सभी गुजारते हैं. लेकिन जो पहले दिन मुझे जो सबक मिला जापान में ना, वो बड़ा अजीब था. मैं रात को पहुंचा कोई तकरीबन 9:30 बजे और अगले दिन सुबह मुझे काम करना था. अच्छा, आई थिंक द मंथ वाज दिसंबर और शदीद सर्दी का आलम था, शदीद सर्दी का आलम था. नहीं, अच्छा, सुबह वहां पर जो जापान के अंदर जापानीज में इसको काइशा कहा जाता है. काइशा जो होता है इट मीन्स कंपनी, तो काइशा कहलाती है वो. तो मैं जो काइशा खुल जाती थी, कंपनी खुल जाती थी सुबह 7 बजे हमें कार्ड पंचन करना होता था. 8 बजे हम सब नीचे आ जाते थे और काम शुरू हो जाता था. और वो मेरा पहला दिन था. तो मैं जब पंच करके नीचे गया कार्ड, तो मुझे एक आदमी ने एक ब्रूम दिया और वहां बड़ी सी नालियां थी 2, ठीक है ना, और कहा कि इसमें से कचरा निकालो और इसको निकाल के बाहर फेंको. बिकॉज रात को हवा चली थी, पत्ते वत्ते जमा हो गए थे, क्लॉग्ड हो गई थी वो नाली ना. अब मैं पाकिस्तान से गया था. I just looked at him and I didn't do anything. I just stood in a disbelief कि यार ये तो अजीब सा काम है, क्या हुआ? अच्छा, अभी मैं ये सोच रहा था कि मैंने देखा वो जो दूसरी वाली नाली है ना, उसमें एक आदमी सूटेड बूटेड, लिटरली इन अ सूट, इन अ वेरी फाइन सूट,
वो आराम से बड़े मजे से ना उसको निकाल रहा है, और उसने ग्लव्स पहने में और पत्ते को निकाल के ऐसे रख रहा है, और उसने एक छोटा सा बकेट लिया हुआ, बकेट के अंदर डाला। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो वहां एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा यह इस कंपनी का मालिक है। मैंने चुप करके वो ब्रूम उठाया, साफ करने लगा, बट थैंक यू। एंड उनका नाम कोनी मुदा था, और मैं आई ऑलवेज थैंक्ड हिम फॉर दैट। आई ऑलवेज सेड टू कोनी मुदा दैट थैंक यू सो मच सर, बिकॉज अगर आप ये मुझे नहीं उस वक्त सिखाते ना। अच्छा, उसने देख लिया, उसने भांप लिया था, उसने जानबूझ के ये किया, और बाद में मैंने देखा, और बाद में फिर मैंने उनमें एक और अजीब सी बात देखी। उस कंपनी के मालिक का जानशीन, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम था यौन जी। यौन जी, उसने जब काम करना शुरू किया, सबको पता था ये फ्यूचर का हमारा बॉस है। ऑब्वियसली वो एक ही बेटा था उनका, उसकी कंपनी थी। बदर जब यौन जी ने काम करना शुरू किया तो यौन जी हमारे लिए पानी तक लेके आया है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज व्हाट इट इज। ये ओनरशिप की बात होती है कि आप ओनरशिप लें। हमें कभी ख्याल ही नहीं आया जापान के अंदर ये काम करते हुए कि ओवर टाइम भी हमने करना है या नहीं करना। हम ओवर टाइम लगाते थे, कोई मसला नहीं। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये डिग्निटी ऑफ लेबर है जो शायद हमें सीखनी चाहिए, और शायद हमारे यहाँ थोड़ा कम है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। मुझे बताओ, क्या जापानी आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और जिसका जो काम है वो काम वो ही करेगा। जिसका टाइमलाइन इतना है कि उसको 1 बजे से 5 बजे तक अगर ये काम करना है तो 1 बजे से 5 बजे तक वही काम करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। इवन कि उसकी कोई और जीडीज हो, मगर उस 4 घंटे के अंदर ना वो अपना प्रॉपर वही काम पूरी एफर्ट के साथ, पूरी ध्यानदारी के साथ वही काम करेगा। ये नहीं कि मैं उसके काम के अंदर भी कूद रहा हूँ, इसके काम के अंदर भी कूद रहा हूँ। जिसकी जो जीडीज हैं दे आर प्रॉपरली, और टीम वर्क तो कमाल है ना। अच्छा, एक और कमाल बात है जापान में, ये तो चले हमारे यहाँ तो फ्लाइट्स वगैरह बहुत लेट हो जाती हैं, ट्रेन लेट हो जाती हैं। सर, एक बड़ी कमाल की बात आपको बताऊं, और आपको पता होगा ये बात, वहां बसेस लेट नहीं होती। छोड़ दें कि ट्रेन, बसेस जो है वो लेट नहीं होती। विद इन 30 सेकेंड्स प्लस और माइनस वो बस उस स्टॉप पे आ जाती है। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। डेफिनेटली। इवन ये चीज जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एस्टैब्लिश्ड जो कंट्रीज हैं, सिंगापुर हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी आप ये चीज देखेंगी। टाइम मैनेजमेंट अगर कोई लोग सीख ले ना, अब पाकिस्तान के अंदर 5 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। नहीं, डिपेंड करता है। अगर अच्छे लोग हैं तो आधा घंटा, अगर थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं तो फिर मतलब 2-3 घंटे भी हो सकते हैं। आपको आने के लिए बोलेगा ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसका मतलब है कि आधा घंटा तो एक सर बस मैं पहुंचा, सर मैं पहुंचा, सर मैं पहुंच गया। तो जहाँ पे टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने जहाँ भी काम करा है, मैंने जिन लोगों को स्टडी करा है, मैंने उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी है, दे आर सिंसियर टू देयर सेल्फ। टाइम मैनेजमेंट बहुत है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मिस्ड कॉल हम क्यों देते हैं? I've got no idea. I've just got no idea. मुझे भी नहीं समझ में आया सर। I mean just call. I mean missed call and then you would wait for that call. नहीं, अब तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। If you do not have the balance, you can miss call anybody as well. Oh really? Yes. मेरा ड्राइवर मुझे कभी-कभार यही करता है। Really? उसकी मिस कॉल आती है आधे घंटे के बाद। मैंने यार अभी तो मेरी तुम्हारी बात हुई थी। सर वो पहले दी होगी, उसने पहले, because you do not have the balance, उसने वो कॉल करके देख ली, उसके पास से नहीं गई, वो आधे घंटे के बाद। आई थिंक सो ये कुछ नेटवर्क्स पे होता है। Seriously? Yes, it is. Okay. Wow. I don't know. Different. Huh. But nonetheless, I think हमें काम तो करना सीखना चाहिए यार, ये बात है। मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, then you went to Singapore as well? सिंगापुर भी गया सर। कैसा लगा सर सिंगापुर? सिंगापुर बहुत छोटा है। हाँ। कंपैरेटिवली मैं किस तरह रेट करता हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। थाईलैंड के लोग जो है ना बहुत खुश रहने वाले लोग। उसके बाद कम पे आते हैं मलेशिया। वो सिएस्ता करते हैं 5 बजे के बाद, उनका दिल काम करने को नहीं होता। 6 बजे हमारे यहाँ भी ऑफ होता है ना, तो पार्टी बॉयज, दे हैव अ पार्टी। तो उसके बाद मलेशियंस के बाद जो स्ट्रेसफुल आपको थोड़ी कम मिलेगी ना, वो मिलेगी सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुरियंस जो है ना, वो आपको उनके चेहरे पे आपको पता चल जाएगा ये थोड़े अपना परेशान लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना महंगाई बहुत है। महंगाई भी और डेडलाइन ओरिएंटेड है, वो बहुत ज्यादा डेडलाइन ओरिएंटेड है। तो उनका जब सेकंड जो फेज बन रहा था फाइनेंशियल हब, तो उससे पहले भी उनके जो है थोड़े मसले मसाइल ज्यादा चल रहे थे। तो वो पीपल दे आर लाइक के देखें, बात वही आ जाती है कि
they are dedicated. They're dedicated. Of course. क्योंकि एक पुल का फर्क है मलेशिया सिंगापुर. Malaysians they go for Singapore to work. Yeah, of course. तो पता चलता है जहाँ पे डेडिकेशन होती है और जहाँ पे चीजें फ्लरिश कर रही होती हैं वहाँ पे आपको पीछे ये दिखने चाहिए. अच्छा बताओ, 3 चीजें ऐसी बताओ जो हम लोगों के अंदर हों और हम भी उसी डगर पे चल निकले. 3 चीजें. सच बोलना शुरू कर. 1, हम बोलते हैं सच, सुनते नहीं है. बट टाइम मैनेजमेंट. ओके टाइम ठीक है. 2, सच बोलना है. टाइम मैनेजमेंट. तीसरी चीज दूसरों पे चीजें डालना छोड़. दूसरों. ओह वाओ, दैट्स वेरी नाइस, वेरी ट्रू. हम, तुम्हें लगता है कि दूसरों पे रिस्पांसिबिलिटी डाल देते हैं कि ये इसकी मसले है, ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ. देख लें आजकल क्या हो रहा है. तो खैर आजकल नहीं, ये तो जब से पाकिस्तान बना है वो तो खैर हमेशा से ही हुआ है. हमेशा से ही हुआ है. Yeah, I just don't get it. I don't get it. You know, आप अपना ब्लेम दूसरे पे कैसे डाल सकते हो? आसान तरीके से. This is the easiest way to walk out of any role. मैं आपको बोल दूं साहब, आप ही की तो गलती थी. मेरी गलती. आपने तो इसी तरीके से करा. अब मैंने आपसे जो सीखा वही तो मैं करूंगा. जब मैं अपने बड़ों से जो चीजें सीखता आ रहा हूँ, छोटे से बच्चे को मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं उसको ये बोल देता हूँ कि बेटा जाके बोल दो घर पे नहीं हूँ. तो बच्चे की. अच्छा, आज भी होता है? सर होता है. नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज़ अब तो आजकल तो मोबाइल्स वगैरह सब है ना. तो नहीं, आपके जैसे मैं एक, लेकिन हाँ, एक बता रहा हूँ. you're right. I get the point. एग्जांपल एज वेल ना कि आपका अगर किसी को, अगर चले मोबाइल के ऊपर भी आप किसी का फोन अनॉय करना चाह रहे हैं तो आप अपने किसी को भी दे देते हैं, यार बोल दो नहीं है. अगर आप उसको आंसर नहीं करना चाहते. अगर कोई बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो क्या सोचेगा? वो वही सीखेगा जो आप उसे सिखा रहे हैं. तो दिस इज द थिंग. ट्रू. हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं खुद पर्सनली. जब हमारे सामने हमारी जनरेशन वो चीजें कर रही होंगी ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा. Obviously. I think that's very true. Anyway, brother, thank you so very much for coming. यार बहुत शुक्रिया. Thank you so much. अच्छा, तुम्हारा ये जो सफर रहा है ये कितने साल का रहा है? From a cycle to owning cars and house and all that, कितने साल? 15 साल. 15 years, more than 15 years. अच्छा, एक बात बताओ, 15 साल में कभी ऐसा लगा कि तुमको 8 घंटे सोना चाहिए, बिल्कुल सुकून की नींद? मैं जब when I'm working so hard, मैं 4 दिन नहीं सोता था, 5 दिन नहीं सोता था, because I do not have any options. मैं नहीं कह रहा, ये एक ऐसा आदमी कह रहा है जिसने really काम किया है. तो ये जो तमाम लोग कहते हैं ना किसी वो सीरीन सी एक नींद आनी चाहिए and all that, वो आपको ना बड़े बड़े स्पास के अंदर ही सिखाया जाता है. I'm not saying it's wrong. It's okay. Yeah, that's also part of life. लेकिन ये आपकी जिंदगी सारी नहीं हो सकती. वो लोग जो काम करना चाहते हैं उनको मुसलसल काम करना है, Because let me tell you one thing. जिस पेस पे दुनिया जा रही है, इस पेस पे अगर आप compete करना चाहते हैं तो you cannot really rest. मैं आपको एक हिंट देता हूं. आप एक काम कीजिए, आप जैक मा के गोल्डन रूल्स पढ़ लीजिए. जैक मा कौन है? फाउंडर है किसका? अली बाबा का. Just read his rules about life. जब आप अपने 20s में हो तो आप क्या करें, 30s में हो तो क्या करें, 40s में हो तो क्या करें, 50s में हो तो क्या करें, 60s में हो तो क्या करें. जब वो 50s की बात करता है तो वो कहता है 50s में हो तो आप यंग लोगों के लिए काम करें, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करें, क्योंकि उनको ज्यादा समझ है माशरे की. आप उनसे सीखने की कोशिश करें और जो तजुर्बा आपके पास है वो उन्हें देने की कोशिश करें ताकि वो और पॉलिश हो सकें. वो अब भी क्या बात कर रहा है? गिविंग की बात कर रहा है. जब तक आप गिविंग नहीं करेंगे ना, जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप रिसीव नहीं कर सकते. हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है वो रिसीविंग का है कि हम रिसीव करना चाहते हैं, but we don't want to give. That's the basic problem. आप उसको पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा, डिफरेंट लगेगा आपको. किसी दिन मे बी tomorrow or day after tomorrow when I get some time, तो मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा. अच्छा, ये थोड़ा सा कभी कभी बोरिंग हो जाया करेगा तो I'm really sorry अगर ये बहुत आपको लगे, ऐसा लगे कि नहीं सार भाई बहुत ज्यादा भाषण हो गए, तो do let me know, तो हम उसको चेंज कर दिया करेंगे. मतलब मैं बहुत फक्कड़ किस्म की चीजें भी कर सकता हूँ, तो we'll be able to do that as well, थोड़ा सा अपना ध्यान मिटाने के लिए. लेकिन times are tough and right now बस ये समझें कि ड्यूटी कॉल्स आपके लिए भी और मेरे लिए भी. जितना ज्यादा इस वक्त हम बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा पाकिस्तान पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. और जितना ज्यादा हमने इसको अवॉइड किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, याद रखिएगा कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से है. अगर आपने अपने आप से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली और अपने मुल्क से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली, याद रखिए आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज डू योर बेस्ट, दैट्स इट, एंड लीव द रेस्ट ऊपर वाले के पास, दैट्स इट.
बाकी तमाम चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी. जिंदगी बखैर. आपसे कल मुलाकात हुई. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बदर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. बहुत 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 शुक्रिया. एंड गाइस, सो लॉन्ग. खुदा हाफिज. टेक केयर.